नमस्कार दोस्तों। चलिए आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द आपके ज्योग्राफी प्लेलिस्ट ओशनोग्राफी। ठीक है, हम लोग ने जियोमॉर्फोलॉजी GEOMORPHOLOGY जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग सेकंड सेक्शन पे आ गए हैं ओशनोग्राफी। इन केस जियोमॉर्फोलॉजी में आप लोग को कोई डाउट रह जाती है या अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे जियोमॉर्फोलॉजी के तो पहले उनको देख के तब यहाँ पे आइए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह में डिफिकल्टी आएगी, फिर आप मैसेज करोगे, कमेंट्स करोगे। ओके, तो बेटर है कि आप वहाँ पे पहले देख लीजिए फिर यहाँ पे आइए। एंड जिन्होंने देख लिया उनके लिए ये क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई डाउट्स आ रहे हैं या कोई ऐसा सेक्शन रह जाता है जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये कंप्लीट नहीं करा जियोमॉर्फोलॉजी में, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको जल्द से जल्द एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रा भी टेंशन ना लीजिएगा, मैं आप लोग के साथ बैठा हुआ हूँ, आप लोग के कमेंट्स को मैं रेगुलरली फॉलो भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओशनोग्राफी पे आते हैं। ओशनोग्राफी का पहला पॉइंट है हमारा टाइड्स एंड वेव्स। ठीक है, इससे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है टाइड्स एंड वेव्स के ऊपर। वेव्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता क्योंकि ये इतना कुछ खास नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एसएचएम है ये। और लेकिन टाइड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग टाइड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके वेव्स को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, टाइड्स क्या है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, जो कि एक या दो बार हो सकता है अपने एक पूरे दिन के अंदर, ड्यू टू अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। इसमें से मून जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सन कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मून अर्थ के ज़्यादा करीब है। ओके, ये सब चीज़ें मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ सो दैट आप लोगों को मेन जो कॉन्सेप्ट के डिफिकल्टीज जो लोगों के बच्चे लोगों को आती है या स्टूडेंट्स को आती है वो यही आती है कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, मून को क्यों ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, सन को क्यों नहीं? क्योंकि भाई करीब है ना, जो सामने रहेगा वो ज्यादा मुक्का मारेगा, जो दूर से कहाँ से मार पाएगा? है कि नहीं, दूर है तो कहाँ से मार पाएगा? ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, ये पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। पूरे दिन में एक या दो बार आ सकता है। एक या दो बार मतलब ये हाई टाइड या लो टाइड, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, एक सेट बोला जाता है इसको। ठीक है, एक एक टाइड बोला जाएगा, ये सेट ऑफ टाइड है। ठीक है, ये कपल ऑफ टाइड है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि एक टाइड जो है वो एक या दो बार आती है तो इसका मतलब हाई टाइड की बात करें अगर, तो दो बार, एक बार आ सकती है या फिर दो बार आ सकती है। हो सकता है आप लोग समझ में आ रही है कि हम लोग किसी एक टाइड की बात कर रहे हैं, ना कि हाई टाइड लो टाइड दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक टाइड की बात कर रहे हैं। हम लोग हाई टाइड की बात कर रहे हैं सिर्फ, कि हाई टाइड जो है वो एक बार आ सकती है या फिर दो बार आ सकती है एक दिन के अंदर। ठीक है, जनरली ये दो बार ही आती है पूरे दिन के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो किसकी वजह से होता है? मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से होता है, आपके विंड्स की वजह से या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंजेस की वजह से, या फिर अगर साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं तो उनकी वजह से सर्जेस वगैरह बन सकती हैं। ठीक है, सर्जेस मतलब क्या होती है? साइक्लोन जब भी आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी वाटर के ऊपर फॉर्म होता है तो वो क्या करता है, बहुत सा पानी अपने साथ लेके आता है। ठीक है, और ये पानी का हाइट जो होता है बढ़ा देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया में तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऑलरेडी समझ लीजिए कि उसका अगर सी लेवल पे मतलब मीन सी लेवल पे एकदम जीरो पे था, तो जब स्टॉर्म वगैरह आते हैं तो ये बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, 20-20 मीटर तक हाइट भी पहुंचा देता है। ठीक है, साइक्लोन्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सन का ग्रेविटेशनल पुल। वो मैंने आपको बता दें क्यों, क्योंकि वो भाई करीब है, जो ज़्यादा करीब रहेगा वो ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम करेगा। इसकी वजह से दो टाइड्स वगैरह साइमल्टेनियसली बनेंगे एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। मैं एग्जांपल्स में आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मून है, ये सन है, ये आपका ग्रेविटेशनल पुल पैदा कर रहा है अर्थ के पानी के ऊपर। ठीक है, तो जब ये मून ग्रेविटेशनल पुल पैदा करेगा, ये सन को आप लोग अवॉइड भी कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, याद समझने के लिए सिर्फ मून को देखें। मून ने जो ग्रेविटेशनल पुल पैदा की है इसके वजह से यहाँ पे बल्ज पैदा होगा। ये आपका जो पिंक कलर का दिख रहा है वो बल्ज है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि पानी निकल के इतना दूर तक बाहर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। अब जमीन के ऊपर अब ये धरती के ऊपर पानी कैसे डिपिक्ट करेंगे? ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने इस बेसिस पे बना के दिखाया कि भाई मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके बेसिस पे ये सर्ज हो रहा है, ये आपका क्या बोलते हैं, पानी जो है वो ऊपर उठ रहा है, इसी को टाइड कहा जाता है। ठीक है, बट बट जो आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो पहले बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। कि समझिए आपने एक हाथ में थ्रेड, एक हाथ में आपने रस्सी बांधी है, रस्सी ली है, और दूसरे एंड पे आपने एक स्टोन बांध दिया। ठीक है, ये आप लोग, ये आपने अपने हाथ पे पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पे स्टोन बांध दिया। अब आप इसको रोटेट कर रहे हो
तो एक तो फोर्स होता है कि आपने इसको ऊपर अप्लाई करके रखा है कि ये दूर ना जाए, ठीक है, ये इसको अपने तरफ खींच रहे हो, आप अपने तरफ पुल कर रहे हो ना, कि आप ऐसे रोटेट कर रहे हो और आप सीधी सी बात है, स्टोन बाहर की तरफ भाग रहा है तो आप उसको अपने तरफ पुल कर रहे हो कि भाई बाहर नहीं जाना तुझे। तो ये जो पुल कर रहे हो इसको कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, ये एल है, ठीक, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। और जो फोर्स स्टोन को बाहर की तरफ धकेल रहा है कि बाहर जैसे आपने वाइंड जैसे छोड़ा आपने, तो क्या बोलते हैं, आपका जो स्टोन होगा वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा, इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका धरती के ऊपर भी एक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है अपने स्पीड से। तो अगर एक हिस्से में उसका पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, एक हिस्से में उसका पानी अगर ऊपर जाएगा, तो सीधी सी बात है उसके ऑपोजिट एंड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। ओके, ये एक तरीके से वैसे ही काम कर रहा है ना, जैसे कि एक रस्सी से आपने बांध के रखा, एक आपने ये ग्रेविटेशनल पुल जो है वो क्या है, एक रस्सी की तरह ही तो काम कर रहा है, ये इसने इसको खींचने की कोशिश की और इसके ऑपोजिट में बल्ज पैदा हो गया, क्यों, क्योंकि काउंटर करना है, बैलेंस करना है, दोनों के जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस करना है, एक तरफ वाटर लेवल ज़्यादा हो गया तो दूसरी तरफ भी बैलेंस करना है, इसी से दोनों तरफ एक ही समय पे टाइड आएगा, हाई टाइड आएगा। ओके, होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ अगर हाई टाइड आया तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली हाई टाइड आ जाएगा, धरती की दूसरी तरफ की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली हाई टाइड आ जाएगा, दो इट वहाँ पे मून ना हो तो भी, लेकिन ये आएगा किस लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट हो रही है इसकी वजह से। जो मैंने अभी आपको समझाया वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब बॉक्सेस वगैरह में आप इसको देख सकते हैं। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मैसेज कीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको वापस से ले लूँगा, या फिर इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आई होप। नेक्स्ट है फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइड्स। फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ द मून, सबसे प्राइम मैंने आपको बताया, मून के वजह से ही आपके सॉरी आपके टाइड्स के नेचर और मैग्नीट्यूड डिसाइड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है मून और सन का जो क्या बोलते हैं पोजीशन जो चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे भी टाइड का मैग्नीट्यूड वगैरह नेचर वगैरह डिसाइड होता है। आगे हम लोग देखेंगे स्प्रिंग टाइड क्या है, नीप टाइड क्या है, वो सब उसी के बेसिस पे आ जाएगा, तो आपके ये डाउट वगैरह क्वेश्चन ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर जो धरती के ऊपर ग्लोब के ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसे कहीं पे ज़्यादा पानी है, कहीं पे लैंड मास ज़्यादा है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे क्या बोलते हैं पानी खारा ज़्यादा है, कहीं पे मीठा ज़्यादा है, तो इसके बेसिस पे भी आपका क्या बोलते हैं बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सी, कहीं कहीं पे ओशंस में बहुत सारे बेज हैं, कहीं कहीं बहुत सारे नैरो स्ट्रेट्स हैं, तो इससे क्या है कि वहाँ पे टाइड्स वगैरह ज़्यादा भयानक आने के चांसेस वगैरह हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल टाइड जेनेटिक फोर्सेस जो है वो वर्टिकल टाइड जेनेटिक फोर्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इस तरीके की चीज़ें आप लोग बस लिख के रख लीजिएगा कि इसमें क्या मतलब, वही चीज़ है कि भाई मून आपका एक्ट कर रहा है तो आप सीधी सी बात है जो वर्टिकल फोर्सेस है वो क्या बोलते हैं आपके कम एक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के, हॉरिजॉन्टल जो जेनेटिक फोर्सेस है वो ज़्यादा एक्ट करने वाले। ओके, नेक्स्ट टाइडल बल्जेस जो होते हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो होगा, बहुत ही वाइड होगा और बहुत ही कम वाला होगा तो उस पर बहुत ही हाई टाइड्स आएंगे, बहुत ही ज़्यादा हाइट के आने वाले, तो ये आपके टाइड्स जो होंगे इस तरीके के, ठीक है। नेक्स्ट है शेप ऑफ द बेस एंड एस्चुरीज, जो बेस है और एस्चुरीज है उनकी शेप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर ये बेस वगैरह एस्चुरीज कुछ इस तरीके से फनल शेप के होंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पानी एक छोटे से एरिया में गशअप करने वाला है, तो यहाँ पे टाइड्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हाइट के होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर आप लोग बता दूं तो नोवा स्कोशिया नाम का एक आइलैंड है कनाडा के पास, उसके पास बे ऑफ फंडी है, ठीक है, बे ऑफ फंडी FUNDY, ठीक है, बे ऑफ फंडी है FUNDY, वो वहाँ पे जो टाइड्स आते हैं वो बहुत ही हाई टाइड्स आते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनली हाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फनल शेप बेस, वही सेम जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि क्या पता है यहाँ पे हाइट टाइट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा हाइट के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द टाइड्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम वगैरह के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जनरली ये देखा जाता है कि एक दिन के अंदर एक हाई टाइड और एक लो टाइड आता है, एक दिन के अंदर दो हाई टाइड और दो लो टाइड आता है, ठीक है, दो हाई टाइड और दो लो टाइड आते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है सेमी डायगोनल टाइड्स, ठीक है, मतलब हर 6-6 घंटे के अंदर एक एक टाइड आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, हर 6-6 घंटे, आपका दिन 24 घंटे का हो रहा है, ठीक है,
और ये जो आपके एक हाई टाइड और दो दूसरा हाई टाइड आने का समय है वो 12 घंटे का है। ऐसे सेम लेकिन ये जो एक हाई टाइड आए अगर 1 बजे के आसपास आए, 12 बजे के आसपास आए, तो 6 बजे लो टाइड आएगा, फिर 12 बजे हाई टाइड आएगा, और फिर 6 बजे लो टाइड आएगा, फिर 12 बजे हाई टाइड आएगा। इस तरीके से काम होने वाला है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली में कुछ और होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि 12 बजे एक हाई टाइड आया, उसके बाद 6 घंटे बाद लो टाइड आएगा, फिर 6 घंटे बाद हाई टाइड आएगा, फिर 6 घंटे बाद लो टाइड आएगा। इस तरीके से काम चलता रहता है, ठीक है। इसको कहा जाता है, ये बेसिक फॉर्म है, इसको कहा जाता है सेमी डायगोनल टाइट। जितने भी कोस्टल रीजन है इसी तरीके के टाइट्स आते हैं, अगर कोई कुछ एक्सेप्शन ना हुआ तो, ठीक है। तो जनरली ये देखा जाता है कि एक हाई टाइड और एक लो टाइड के अंदर, या एक हाई टाइड और दूसरे हाई टाइड के अंदर, एक हाई टाइड और दूसरे हाई टाइड के अंदर 12 घंटे का डिफरेंस होता है, या फिर एक लो टाइड या और दूसरे लो टाइड के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रहा है, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करने वाला है, ठीक है, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करने वाला है। और ये जो मून है ये 30 दिन के अंदर, 28 दिन एक्चुअली भी, 28 दिन के अंदर पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने वाला है। ओके, अब सपोज कीजिए यहाँ पे मून यहाँ पे, ठीक है, बैठा हुआ है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये पॉइंट है ए, ठीक है, ए पॉइंट है। अब धरती ने घूमना स्टार्ट किया, यहाँ पे अभी मून के जस्ट ऑपोजिट में है, तो यहाँ पे आपके हाई टाइड्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे हाई टाइड्स आ गए, इसके ऑपोजिट में भी हाई टाइड्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके ऑपोजिट में भी हाई टाइड्स आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट करेंगी। ओके, अब धरती क्या होगा, 12 घंटे जब घूमेगी, ठीक है, 12 घंटे जब घूमेगी, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये ए वाला पॉइंट जो है, वो ठीक यहाँ पे आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट बी अगर आप लोग सपोज कीजिए, जहाँ पे पहले हाई टाइड आया था, सेंट्रीफ्यूगल हाई टाइड आया था, वो उसको अगर आप लोग पॉइंट बी समझ लीजिए, तो पॉइंट बी पे अब पॉइंट ए आ गया, ठीक है, और पॉइंट बी आ गया है पॉइंट ए की जगह पे, ठीक है, इंटरचेंज हो गया दोनों का जगह। तो इस मतलब 12 घंटे पूरा लगा होगा, 12 घंटे ही लगेंगे ना, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट होने वाला, तो 12 घंटे में आधा कंप्लीट होगा। ओके, तो 12 घंटे में नेक्स्ट हाई टाइड आना चाहिए था, क्योंकि बी के ऊपर मून है, और यहाँ पे बी पे हाई टाइड आएगा, तो इसके ऑपोजिट में ए है, तो यहाँ पे भी हाई टाइड आएगा। बट बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, इस दौरान मून भी तो थोड़ा सा ऊपर आगे की तरफ बढ़ा होगा, ठीक है, मून भी थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। इस बढ़ने की वजह से इसके अंदर 26 मिनट्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली 12 घंटे बाद टाइड नहीं आता, 12 घंटे 26 मिनट के बाद टाइड्स आता है, ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद सेकेंड टाइड आएगा। समझ में आ रहा है। अगर आपने हाई टाइड के, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल में हाई टाइड मिल लिया, तो एक पॉइंट है ए और उसके ऑपोजिट में पॉइंट है बी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे अगर हाई टाइड आया था, तो नेक्स्ट हाई टाइड ए पे आने के लिए उसको बी पॉइंट पे जाना पड़ेगा, और तब तक 12 घंटे बीत चुके होंगे। लेकिन 12 घंटे पे एग्जैक्टली टाइड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि तब तक मून भी थोड़ा सा आगे चला गया होगा, अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया होगा। दैट इज वाई 26 मिनट का जो है उसके अंदर हम लोग करेक्शन करते हैं। 26 मिनट में वो मून जो है वो थोड़ा सा आगे चला गया, दैट इज वाई 26 मिनट के बाद, एक्स्ट्रा 26 मिनट के बाद नेक्स्ट टाइड आने वाला है। होप करता हूँ आप लोगों को समझा पाया हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पे 25 मिनट नोटेड है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में आपको 26 मिनट ही दिखेगा। इनफैक्ट मैंने एनसीईआरटी में देखा था, एनसीईआरटी में 26 मिनट ही लिखा हुआ है, तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। अगर एनसीईआरटी में 25 मिनट लिखा हुआ आपको दिख जाता है, तो आप लोग एनसीईआरटी में 25 मिनट के हिसाब से ही उसको फॉलो कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया साउथहैम्पटन का, ठीक है, यहाँ पे 6 से 8 बार टाइट्स आते हैं, ठीक है, 6 से 8 बार टाइट्स आते हैं, वो हम लोगों को एग्जांपल में यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है आपका साउथहैम्पटन, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ सी है और यहाँ पे अटलांटिक सी है, ठीक है, अटलांटिक सी है। तो नॉर्थ सी में आपके 4 टाइड्स आए, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक दिन में 4 टाइड्स आते हैं, 2 हाई 2 लो, ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइड्स आए नॉर्थ सी में। नेक्स्ट अटलांटिक सी में भी 4 टाइड्स आएंगे, ठीक है, 2 हाई 2 लो। लेकिन ये जो पॉइंट है साउथहैम्पटन, ये तो दोनों के बीच में एक, बीच में मतलब चटनी बन रहा है, तो यहाँ पे 4 टाइड्स आएंगे, और फिर ये नॉर्थ सी से और फिर अटलांटिक सी से भी 4 टाइड्स आएंगे, तो मतलब 6 से 8 टाइड्स आएंगे पूरे 24 घंटे के अंदर। ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डायगोनल टाइड्स, अभी हम लोग सेमी डायगोनल टाइड्स देखा कि जिसके अंदर एक दिन में 2 हाई टाइड्स और 2
लो टाइड्स आता है, इसको कहा जाता है सेमी डायगोनल टाइड्स, जो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा है डायगोनल टाइड्स, ऐसे जगह पे जहाँ पे एक ही हाई टाइड आएगा और एक ही लो टाइड आएगा पूरे दिन के अंदर, ठीक है। ऐसे जगह पे ऐसे जगह के टाइड्स को कहा जाता है डायगोनल टाइड्स, ठीक है। और मोस्टली जो हाई टाइड और लो टाइड आते हैं वो सक्सेसफुली सेम हाइट के होते हैं, मतलब अगर ये मीन सी लेवल देखा गया तो हाई टाइड अगर आया और वो 1 मीटर का उसने राइज किया हुआ, तो लो टाइड जब आएगा तो भी वो 1 मीटर का ही लो टाइड होगा, ठीक है। तो ये मतलब उसका एक क्राइटेरिया है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही रेयर है, मोस्टली पोलर रीजन वगैरह में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स्ड टाइड्स, ऐसे टाइड्स जहाँ पे क्या बोलते हैं हाई टाइड और लो टाइड जनरली एक साथ ही आ रहे हैं। ऐसे रीजन में क्या होता है कि अलग अलग आइलैंड्स की वजह से, अलग अलग जियोमॉर्फिक चेंजेस की वजह से ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे मिक्स टाइड्स आते हैं, ठीक है। तो इनके इनके अंदर मतलब एक मिक्सचर होता है, हाई टाइड भी आ रहा है, लो टाइड भी आ रहा है। जनरली क्या होता है, जैसे कि लो टाइड्स अगर आते रहेंगे तो पानी को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत उतना जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद ये बहुत तेजी से राइज भी करेगा, तो ये हाई टाइड भी बनाएगा और लो टाइड भी बनाएगा एक ही टाइम पे। तो इसको कहा जाता है मिक्स टाइड्स। ऐसे बहुत ही रेयर एग्जांपल्स है, मोस्टली आपके वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइड बेड्स ऑन मून सन एंड अर्थ के पोजीशन के ऊपर, ठीक है। मून जो मैंने आपको अभी वो वाले पॉइंट में बताया सेकंड पॉइंट्स में, कि मून सन और अर्थ के पोजीशन के ऊपर भी टाइड की फ्रीक्वेंसी एंड उसकी मैग्नीट्यूड्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, दो टाइड्स हैं, स्प्रिंग टाइड्स और निप टाइड। फर्स्ट टाइड है स्प्रिंग टाइड, ठीक है। फर्स्ट टाइड है स्प्रिंग टाइड। इसमें क्या होता है, सन और मून जो होगा वो अर्थ के जस्ट एक लाइन में होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है स्प्रिंग टाइड। इसमें मून का पोजीशन, अर्थ का पोजीशन और सन का पोजीशन जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में, देख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में। ये एक लाइन में होने की वजह से स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। यहाँ के टाइड्स का जो हाइट होता है वो नॉर्मल हाई टाइड से थोड़ा ज्यादा होता है। मैं आप लोगों को अगर हाइट टाइड्स के हाइट के हिसाब से दिखाऊं तो ये स्प्रिंग टाइड का हाइट है, ठीक है। ये स्प्रिंग टाइड का हाइट है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स में ऐसे ऐसे टाइप के हाई टाइड्स आएंगे, मतलब आपके जो हाई टाइड्स ऑलरेडी, अगर आपका हाई टाइड जो 2 मीटर का आता है, तो स्प्रिंग टाइड में ऐसा होगा कि वो 4 मीटर का भी आ सकता है, 5 मीटर का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको इस पोजीशन में अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग टाइड का, मतलब इस टाइड को कहा जाता है स्प्रिंग टाइड, ओके। नेक्स्ट है नीप टाइड, ठीक है। यहाँ पे उसके डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है। फुल मून पे आएगा और न्यू मून पे आएगा, वो तो मैंने आप लोग एग्जांपल में दिखा दिया, ठीक है। नीप टाइड्स, ऐसे टाइड्स जो कि सिजिकी पोजीशन पे आता है। सिजिकी पोजीशन इस पोजीशन को कहा जाता है, ये पोजीशन जो है इसको सॉरी, इसको सिजिकी पोजीशन कहा जाता है और इसको क्वार्टरली पोजीशन कहा जाता है, सॉरी आई एम माय बैड। ये आपका सिजिकी पोजीशन है और इसको क्वार्टरली पोजीशन बोलता है, कि आपका जो अर्थ मून एंड सन है वो राइट एंगल का कुछ बना रहा है, ठीक है, राइट एंगल बना रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि चाहे इस तरह भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, सन का जो टाइड का खींचने का ग्रेविटेशनल पुल है उसको मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काउंटर कर लेता है। इससे क्या होता है, इसमें आता तो हाई टाइड ही है, ठीक है, इसमें हाई टाइड ही आता है, लेकिन ये इसकी हाइट जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ये नीप टाइड है, ठीक है, ये नीप टाइड है, आ रहा है हाई टाइड ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीप टाइड होने की वजह से इसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नीप टाइड का मतलब ये मत समझिएगा कि लो टाइड्स आने वाला है। नीप टाइड्स में भी हाई टाइड्स ही आ रहा है, लेकिन इसमें जो टाइड आएगा वो एक्चुअल हाई टाइड से थोड़ा सा छोटा होगा, उससे कम हाइट का होगा, ठीक है। और स्प्रिंग टाइड से तो और भी छोटा ही होगा, ठीक है, इसीलिए इसको कहा था नीप टाइड। तो ये पोजीशन भी आप लोग याद रखें, ये सिजिकी पोजीशन है और ये आपका क्वार्टरली पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, लास्टली आता है वेव्स के ऊपर, ठीक है। टाइड सोप का तो आप लोग को समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और अगर आप लोग उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक दो बार इस वीडियो को वापस से देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। वेव्स क्या है, तो ये ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ द सरफेस है, ठीक है, लेकिन इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स नहीं होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी होता है, लेकिन इसमें ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक समझिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है।
तो पार्टिकल कभी भी ऐसे मूव करता रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्टिकल हमेशा इसी जगह पे मूव करता रहेगा, लेकिन पावर जो एनर्जी होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन जो पार्टिकल होगा वो कभी भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, इसी एक ही जगह पे ऐसे ऐसे रोटेट कंटिन्यूसली करता रहेगा। ये कहीं आगे नहीं जाने वाला है, ये पार्टिकल कभी भी आगे मूव नहीं करने वाला, ये इसी जगह पे मूव करने वाला है। ओके, तो होप करता हूँ आप लोग इतने समझ में आ गया होगा। ये आपका वेव्स है। वेव्स में ये होता है ऑसिलेटरी मूवमेंट होगा, राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर सरफेस होगा, लेकिन इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन टाइड्स में आपके पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा था, पूरे के पूरे पानी यहाँ से वहां चले जा रहे थे, लेकिन वेव्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। जनरली जो वेव्स होते हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, आपके विंड्स की वजह से। विंड्स इसके ऊपर से जब मूव करती है तो अपने साथ फ्रिक्शनल ड्रैग इम्पोज करती है इस वाटर सरफेस के ऊपर। जो वाटर सरफेस होगा उसके ऊपर से विंड जब जाएगा तो एक फ्रिक्शनल ड्रैग इम्पोज करेंगे और वो वेव्स को बनाने में काम करेंगे, जो कि क्रस्ट एंड ट्रोपोग्राफी वगैरह बनाएंगे, ठीक है। होप करता हूँ इतना आप लोग समझ में आ गया। इससे ज़्यादा आप लोग को टाइड एंड वेव्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा, तब तक ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए।